बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज की सबसे अहम खबर यह है कि सेशन कोर्ट लाहौर ने वफाकी वज़ीर राना सना और दीगर पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। यंग लॉयर्स इंसाफ जो फोरम की हैं उनकी ये दरख्वास्त थी सेशन कोर्ट के रूबरू, जहाँ सेशन कोर्ट ने न सिर्फ ये दरख्वास्त मंजूर की बल्कि मुतल्लिका SHA को कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दिया है। FIR दर्ज होने के बाद क्या सूरत हाल होगी, क्या SHO डिसाइड करेगा कि FIR दर्ज करनी है या अकॉर्डिंग टू रूल के मुताबिक वो चलते हुए कोई और राह निकालेंगे। दिलचस्प और अहम पहलू आज का मामले का ये। और दूसरा, एहतजाज की इजाज़त के लिए तहरीक इंसाफ मुसलसल बात करती है कि सुप्रीम कोर्ट पर उनकी नज़रें हैं, तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने आज असद उमर की जानिब से जमा कराई गई दरख्वास्त पर एतराज़ लगा दिया है और कहा है कि दरख्वास्त में उठाए गए नुक्ते पर फैसले दिए जा चुके, दोबारा सुनवाई नहीं हो सकती, मुतल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया गया। अहम खबर ताज़ा ये भी है कि कुछ ही देर पहले जो तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से केस था सुप्रीम कोर्ट के रूबरू, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला तफसीली तौर पर जारी कर दिया है। 14 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला चीफ जस्टिस ने लिखा है। इसमें जस्टिस याहिया आफरीदी जो बेंच का हिस्सा थे उनका अहम इख्तलाफी नोट है। वो ये समझते हैं कि काफ़ी मवाद मौजूद है तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने के लिए। बाकी रिपोर्ट्स तलब की गई हैं मुतल्लिका ऑफिशियल से कि बताया जाए डी चौक कब क्रॉस हुआ, बैरिकेड्स कब तोड़े गए और सूरत हाल क्यों रिस्पेक्टफुल ना रही। ये फैसले में लिखा गया। मज़ीद तफसीलात भी आपकी खिदमत में रखेंगे। और तीसरा अहम मामला जो बार बार हम प्रोग्राम में हाईलाइट करें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वोट के हक़ के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहम रिमार्क्स हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक़ से महरूम नहीं किया गया। क्या मामला है ये भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले ज़रा राना सनाउल्लाह साहब और दीगर के ख़िलाफ़ मुकदमे की बात कर लेते हैं। सेशन कोर्ट ने सर अहम हुक्म दिया, ये मियाँ मुदस्सर उमर बोदला साहब हैं, एडिशनल सेशन जज लाहौर के। जब आप दरख्वास्त देते हैं FIR जो है वो तो दर्ज हो जानी चाहिए ना। उसके बाद मेरा ख्याल तफ्तीश होगी, पुलिस देखेगी कि मुकदमा बनता है नहीं बनता है, तो उसके बाद बात आगे चलेगी। तो ये जो कुछ हुआ है उसका नफ्सियाती दबाव ज़्यादा है, क्योंकि खबरें तो चल गई ना कि मुकदमा दर्ज करने का हुक्म, दरअसल FIR दर्ज करने का हुक्म हुआ। यानी अब लिखा ये गया है कि जी द कंसर्न्ड SHO इज डायरेक्टेड टू रजिस्टर अ क्रिमिनल केस ठीक अंडर सेक्शन 154 CPRC एंड देन प्रोसीड इन मैटर स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद लॉ। कि पहले तो वो करें रजिस्टर क्रिमिनल केस और फिर अकॉर्डिंग टू लॉ चलें। दो बातें हैं। तफ्तीश होगी ना उसके बाद मुकदमा बनता है कि नहीं बनता, फिर गवाह क्या होंगे, इनको पेश करना पड़ेगा। अब हमारे ये भी तो होता है ना कि हर वाक़या जो होता है अगर लोगों का बस चले तो या तो उसमें वज़ीर आज़म को फंसाएंगे, या अगर PTI के मुखालिफ हैं तो वो इमरान खान साहब को फंसाएंगे, और बात कहीं रुकती नहीं है। तो लेकिन बहरहाल जब मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन इस पे चाहे PTI के वकील अजहर सदीक साहब हों या फवाद चौधरी साहब या दीगर बहुत खुश थे कि कानून का आलम बुलंद हुआ है, कानून की हुक्मरानी हुई और इनके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए। खबरें तो चलेंगी ना, दबाव तो बढ़ेगा ना। उन्होंने कहा धोबी रे धोबी तेरे सर पे क्या है खाट, तेरे सर पे खाट है। तो उन्होंने कहा तेरे सर तेली रे तेली तेरे सर पे कोलू। उन्होंने कहा कोलू कैसे, क्या हुआ, ये तो को बना नहीं मामला, इसका यानी काफिया टूट गया। ठीक। तो उन्होंने कहा सर तो फटेगा ना, सर तो फटेगा जब कोलू रखा जाएगा सर पे। ये जो दरख्वास्त गुजार हैं यहाँ एडवोकेट हैदर मजीद साहब, इनसे भी बात करते हैं जो लॉयर्स इंसाफ लॉयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, राना ज़मीर साहब, उनसे हम बात करते हैं और फिर मारूफ वकील फौजदारी मुकदमात के एक्सपर्ट जनाब बुरहान मुअज़्ज़म साहब, उनसे भी राय लेंगे। अच्छा राना साहब, खुशामदीद कहते हैं। आपने सेशन कोर्ट में इस्तदा क्या की थी, आपका मुतालबा था क्या, क्या चाहते थे आप? जी बेसिकली ना ये दो पिटिशन थी, हमने 22 की हुई थी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस। दो ये अलग-अलग हुए थे। एक में अली उस्मान राना अली उस्मान एडवोकेट था, वो अग्रीव था, पिटिशनर था, और एक में हैदर मजीद था। ये दो अलग-अलग हुए थे और इसमें स्नैचिंग थी, मारपीट थी, और इन्होंने जो बदतमीजी की जो दरखास्त गुजार हैं, दरखास्त गुजार खुद निशाना बने थे तशद्दुद का। जी दरखास्त गुजार दोनों ही बने थे। बेसिकली एक मुकदमे में तो मैं खुद निशाना बना, जो अली राना उस्मान जोया है, वो उसने जो एप्लीकेशन दी थी थाना बाटी में, उसमें मेरी गाड़ी भी टूटी थी
और उसके बाद उन्होंने लाठीचार्ज भी हम पे किया, बुरी तरह मारा पीटा। तो एक मेरा एसोसिएट थी, उसका बाजू फ्रैक्चर हुआ। तो आपने पर्चा नहीं कटवाया? नहीं, पर्चा हम गए थे थाने एप्लीकेशन लेके, लेकिन उन्होंने थाना भाटी गेट गए थे? ठीक, जी जी। लेकिन उसके बाद फिर हम जब रेट में आ गए तो आज सेशन जज साहब ने वो कानून को अप्रिशिएट करते हुए और उनके दोनों दरखास्तों पे FIR दर्ज करने को। राना सनाउल्लाह साहब हैं, CCPO हैं, किस किस को आपने फरीक बनाया, किसके खिलाफ आप चाहते हैं मुकदमा दर्ज? राना सनाउल्लाह था और DIG ऑपरेशन और CCPO लाहौर, ईसा सखेरा SP और वकार अजीम एक SP है, और बाकी पुलिस इनके जो मातहत उधर काम कर रही थी। इनको बराह रास्त जिम्मेदार कैसे करार दे लिया आपने? क्या एविडेंस आपके पास है? हमारे पास एविडेंस, एक तो वो मौके पे जो कर रहे थे, वो जिन्होंने मारपीट की, उसकी हमारे पास वीडियो भी मौजूद है। और जो DIG ऑपरेशन है लाहौर सेल चौधरी, उसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी कि जी हम ये जो भी बंदा प्रोटेस्ट के लिए जाएगा, लॉन्ग मार्च के लिए जाएगा, हम जो है उनको रोकेंगे। और राना सनाउल्लाह की भी मीडिया पे भी काफी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो धमकी दे रहा था कि जो बंदा आएगा मैं उससे निमट लूंगा। हमने इनको जो इनका रोल है कि इनकी डायरेक्शन पे हुआ है ये सारा कुछ। तो ये क्या दफा 144 लगी हुई थी? कोई इज्तिमा पर पाबंदी थी शहर में? नहीं, दफा 144 लगी हुई थी। हम कोई इस तरह का अनलॉफुल तो असेंबली हम कर ही नहीं रहे थे, तो इस तरह का तो मामला था ही नहीं कि दफा 144 क्यों लगा रहे थे। वो हम पुरअमन शहरी हैं, एहतजाज पुरअमन एहतजाज करना हर शहरी का हक है। तो या तो हो कि कोई हम उनके खिलाफ कोई इस तरह का कोई एक्ट कर रहे थे, वो तो ऐसी बात ही नहीं थी इस लिहाज से। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। दरख्वास्त गुजार राना ज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। एडवोकेट बुरहान मुअज़्ज़म साहब से रब्ता करेंगे, फौजदारी मामलात के एक्सपर्ट हैं, कि उनसे असल कानूनी और आइनी पोजीशन हम समझ सकें कि अब SHO क्या करेगा, सेशन कोर्ट के ऑर्डर्स में क्या लिखा है, इसका मफहूम क्या है, कैसे बचत राना साहब की हो सकती है, वरना तो पर्चा कुछ खुद भी समझने की आदत डाल लें। समझाएं फिर बार बार, अभी एक तफ्तीश होगी के फिर उसके बाद मामला होगा। नहीं, यहाँ तो लिखा है कि एविडेंस आएंगे टू रजिस्टर अ क्रिमिनल केस। हाँ, कैसे आप देखें ना, कैसे लिंक साबित होगा उनका, उनके हुक्म पर ऐसी कार्रवाई हुई है, कैसा इज्तिमा था, किसने क्या किया, ये सारी चीजें होंगी, फिर उसके बाद मामला चलेगा। अच्छा, यानी फौरी पर्चे से बच सकते हैं? नहीं, पर्चा हो भी जाए तो उसमें क्या होगा, ये तो अब देखे ना, एक चालान तो बाद में पेश होना है ना, तफ्तीश के बाद। बिल्कुल। और दूसरा, ये जो एहतजाज के लिए इजाज़त के लिए तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट, वहाँ एतराज़ लग गया, सारी नज़रें तो उनकी वहाँ थी सुप्रीम कोर्ट में कि यहाँ से कोई राह या प्रोटेक्शन मिले। खान साहब बार बार इस्तदाद क्या होता यह है कि आप जब हर मामला, कोई मामला ऐसे हैं जो सेशन कोर्ट में तय होने होते हैं, कोई मामला जो है हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होती है, सुप्रीम कोर्ट में हर बात पर आप सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं जा सकते ना, तो सुप्रीम कोर्ट को आप सेकंड कोर्ट समझ लें, आप उसको हाई कोर्ट समझ लें। तो इसलिए ये एतराज़ लगाया उन्होंने कि भाई दूसरे फोरम अवेलेबल हैं, वहाँ आप जाएं, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तो आखिरी अदालत है ना। तो आपने यही हर शख्स जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है, और सुओ मोटो की एक दफ़ा तो इतनी भरमार हुई थी इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त में कि सुप्रीम कोर्ट इब्तदाई अदालत बन के रह गई थी। तो बहरहाल अब इस पर एतराज़ लगा है, तो जो वकला हैं उनका ये हक है कि उस एतराज़ के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दें, और फिर चीफ जस्टिस साहब या दूसरे कोई जज साहब उसकी समाअत करें। अगर वो मुनासिब समझेंगे तो एतराज़ जो है ख़त्म कर देंगे और उसकी समाअत कर लेंगे। बुरहान मुअज़्ज़म साहब दस्तयाब हैं बात करने के लिए, उनके लिए हमने सवाल रखा था ये सेशन कोर्ट के फैसले के ऊपर। मेरे ख्याल बात तो आगे बढ़ी, लेकिन पूछ लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम बुरहान साहब, बहुत शुक्रिया। ये क्या साहब ये बताइए कि जब FIR दर्ज हो गई या मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद फिर क्या होगा? सर, इसमें गुजारिश ये है कि अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई थी। FIR दर्ज करने के लिए ऑर्डर किया है जस्टिस ऑफ पीस ने। ठीक, FIR अगर दर्ज हो जाएगी सर, तो फिर तो इन्वेस्टिगेशन होगी और लॉ अपना प्रोसेस लेगा। क्या यानी पुलिस जो है वो शहादतें कलमबंद करेगी कि एविडेंस देना पड़ेगा, फिर उसके बाद का आगे मामला चलेगा? मैं गुजारिश करता हूं सर, FIR दर्ज हो जाएगी, उसके बाद सर इस दरखास्त में मौजूद जितने गवाहान हैं, पुलिस उनका ज़ाब्ता के मुताबिक बयान रिकॉर्ड करेगी सर, तफ्तीश करेगी, मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी, मुल्ज़मान या जमानत लेंगे या पुलिस के पास हाजिर होंगे, अपना बयान देंगे। उसके बाद सर पुलिस अपनी तफ्तीश मुकम्मल करके
इसका चालान जो है वो अदालत में जमा करवाएगी। तो आप मौजूद साहब ये बताइए कि दफ़ा 144 लगी हुई थी, इज्तिमा पर पाबंदी थी उस दिन या इज्तिमा की आज़ादी थी? सर इज्तिमा पर तो 144 लगी हुई थी सर। ठीक, तो फिर अगर दफ़ा 144 लगी हुई हो तो फिर अगर आप इकट्ठे होते हैं और हजूम इकट्ठा होता है तो फिर उसे क्या कहेंगे आप? सर गुजारिश ये है कि हजूम का इकट्ठा होना मानी नहीं रखता, ठीक। हजूम का किसी जुर्म की खातिर इकट्ठा होना मानी रखता है उसमें। ठीक, इस एप्लीकेशन में या जो कुछ भी है इसमें इल्जामात में किसी जगह पर भी कोई जुर्म करने की गरज से कोई इकट्ठा नहीं हुआ। ठीक। और अगर वो कहते हैं कि हम प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे होते हैं तो सर ये तो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रांटेड राइट है जी। ठीक है, मगर दफ़ा 144 जब लगी हुई हो तो एक ज़माने में तो हम देखते थे अयूब खां के ज़माने में और बाद में धर लिए जाते कि लोग डिस्टेंस रख के जुलूस निकालते थे, 3-3 फुट का फासला, उसके बाद लोग खड़े होते थे, ये सारा एहतमाम होता था एक ज़माने में। सर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। उस दफा 144 का मतलब यही है जी कि 5 या उससे ज्यादा लोग किसी जगह इकट्ठे गैदर ना हो। ठीक। लेकिन सर इस एप्लीकेशन में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके मुतालिक जनाब ने मुझसे क्वेरी फरमाई है। ठीक। इसमें तो सर जो ऑफेंसेस कमिट हुए हैं उनके लिए एक दरखास्त आई है और उसमें इन्होंने कुछ अफराद को, जिसमें सर रना सनाउल्लाह साहब हैं, राव सिकंदर हैं, DIG हैं ऑपरेशन लाहौर, और SP साहब हैं, कुछ और पुलिस ऑफिसर्स हैं, इनके मुतालिक बताया कि इन्होंने कुछ क्राइम्स किए हैं जी। तो इस पे कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनके खिलाफ FIR दर्ज शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जनाब एडवोकेट बुरहान मुअज़्ज़म साहब आपके वक्त का। अब सर आ जाते हैं अगले मामले पे। चॉइस साहब ने आज इंदिया ये भी दिया कि अगर ऐलान कर दिया जाए इंतखाब का, असेंबली तहलील कर दी जाए तो अभी इंतखाबी इस्लाहात का बिल मौखर बात हो सकती है। कुछ मशरूत तौर पर इंदिया दे रहे हैं और परवेज़ लाई साहब भी को यही पैगाम दे रहे हैं कि इस्तीफ़े ना देते तो बेहतर था या वापस हैं। कौन से इस्तीफे? जो कौमी असेंबली से दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो इस्तीफे तो हो चुके ना, अगर वाज़ेह तौर पर अब ऐलान नहीं हो। अभी तो आज जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक मुशावरत बर्पा की थी यहाँ पंजाब में, लाहौर में, और वहाँ जनूबी पंजाब के कुछ लोगों ने तो सब लोग जो थे उस पर सरापा एहतजाज थे मोस्टली कि भाई आपने ये क्या किया है, इस्तीफे क्यों दिए हैं, और हम असम्बली में होते तो हुकूमत को नाको चने चबवाते। अब वो तो इस्तीफे, अब मगर अभी तक तो PTI इस पर कायम है ना कि वो इस्तीफे वापस नहीं लेगी, और ये भी कह रहे हैं कि भैया आप पेश भी ना हो, यानी अरकान असम्बली जिनको नोटिस जारी किया है राजा परवेज़ अशरफ ने, वो पेश भी ना हो। तो अब ये तो फिर लटकता चला जाएगा मामला, यानी ना वो रुकन होंगे ना वो साबक रुकन होंगे। अगर सीटें खाली हो जाएं तो फिर बाई इलेक्शन की बात हो सकती है। वो 30 के डेलीगेशन में बुलाए, इसीलिए शायद कि वक्फे से फिर बाई इलेक्शन देखते हैं अब क्या हिकमत अमली उनकी होती है। इधर मोर्चा जो है परवेज़ लाई साहब का लगा हुआ है, और तो हमजा साहब जो हैं अब उनके खिलाफ दरख्वास्त जो है ज़ेर समाअत है। तो अदालत ने बार बार यही पूछा ना कि भाई, वो उन्होंने कहा अली ज़फ़र साहब ने कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो मुअस्सर बेमाजी है, यानी वोट उनके नहीं गिने जाएंगे जिन लोगों ने बगावत की पार्टी के खिलाफ और वोट दिया हमजा साहब को। अब मसला ये होगा, अब वो कह रहे हैं, हमारे फाचा सब कह रहे थे कि हमजा साहब जो हैं वो एतमाद का वोट लें, तो एक तरीक़ा तो ये है कि आप अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दें। एक तरीक़ा ये भी तो है ना। अब अदम एतमाद की तहरीक अगर पेश करें आप, तो आपके पास इतने वोट नहीं है कि अदम एतमाद मंजूर करा सकें। हाँ, ये भी एक मसला है। और अगर एतमाद की तहरीक आए तो शायद वो 186 अरकान जो हैं वो भी इकट्ठे ना हो सके। सही है। तो बहरहाल एक कई कानूनी नुक्ते हैं, मगर चौधरी परवेज़ लाई साहब अपना मोर्चा लगा के बैठे हुए हैं। वकीलों से मुलाकात कर रहे हैं, सफारतकारों से मुलाकातें कर रहे हैं, यूनियन से को मशवरे दे रहे हैं, उनसे मिलना चाह रहे हैं, एक्टिव है, काफ़ी एक्टिव है। चलो माशाल्लाह, रेलेवेंट भी हैं। हाँ, और रेलेवेंट रहना जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ओवरसीज की बात कर लें, उन्हें नजर बद से बचाए, आमीन। ओवरसीज का मैं जिक्र करना चाह रहा था, नहीं मगर वो जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो पे फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें क्या कहा गया? उसमें देखिए, एक तो जजेस ने अभी चूंकि थोड़ी देर पहले प्रोग्राम से पहले यही आफरीदी ने उन्होंने तो राय दी है कि ये तौहीन अदालत हुई है। उन्होंने ये कहा है कि मवाद काफ़ी है जिस पे ये साबित होता है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। दीगर जजेस ने
जो मुतल्लिका हुकाम है उनसे रिपोर्ट तलब की है कि आप बताएं कहाँ क्या वायलेशन हुई, और मफहूम मुझे ये समझ आया जो मुख्तसर में पढ़ सका प्रोग्राम से पहले कि हम तो चाहते थे फ़रीक़ैन के लिए कोई अमन की राह को निकल सके फ़रीक़ैन के लिए। उस वक्त तो आप देखेगा फवाद चौधरी साहब ने तो तनकीद की है उस पर कि हम सुप्रीम अदालत के तहत ताबे थोड़ी हम चलेंगे अपने एहतजाज को लेके। लेकिन आप देखिए जब आप अदालत में दरख्वास्त देते हैं ना, दरख्वास्त दी थी पीटीआई ने, बाबर अवान साहब उसके वकील थे जी। जब कोई फरीक दरख्वास्त देता है अदालत में पहुंचता है तो फिर अदालत का जो भी हुक्म होता है ना वो फिर उसकी जिम्मेदारी है उस पर अमल करना। ये नहीं कह सकता मुझे अदालत का हुक्म मौसूल नहीं हुआ, फिर वकील साहब की जिम्मेदारी है अपने क्लाइंट को बताना। और उसके बाद जो डी चौक में लोग पहुंचे हैं, फिर लाठी चार्ज हुआ है वहाँ और फिर शेलिंग हुई है। देखिए ना, आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ है, कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, उनको डिस्पर्स करने के लिए कितनी आंसू गैस इस्तेमाल करनी पड़ी, कितना, यानी हमारी बच्चे, हमारी ख्वातीन जो हैं, हमारे नौजवान जो हैं, हमारे बुजुर्ग जो हैं, कितना उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन मुश्किल ये हो गई कि जब आप डी चौक में पहुंच जाते हैं तो फिर रेड जोन के पर दस्तक दे रहे होते हैं। नहीं, वहाँ पे इसीलिए तो फौज तैनात हुई थी। तो फिर डिस्पर्स करने के लिए हुकूमत ने ये आंसू गैस का सहारा लिया, और ये काश ऐसा ना होता। तो अब अगर ये लोग वहाँ ना जाते, तो अब जो ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो इसका मतलब ये है कि कोई अभी क्लैरिटी नहीं आई इसमें कुछ फर्दर मजीद रिपोर्ट्स मांगी गई हैं, हो सकता है चाहे वो पुलिस हुकाम मुआयसे के हुकाम हो या दीगर मुतल्लिका हुकाम हो जिनका काम सिक्योरिटी का था, उनसे जवाब मांगा गया है कि ये डी चौक कब गए, बैरिकेड्स कब टूटे, अमन अमान की सूरत हाल कब ख़राब हुई, इस बारे में आगाह किया जाए। नहीं, अदालत का काम, अदालत ने कोशिश की मामलात को संभालने की, कहा है अपने फैसले संभालने की हमारी कोशिश की है, हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। बड़ी एहतियात से बात की गई, लेकिन बहरहाल वो कामयाब हुई भी और नहीं भी। सही, यानी एक तो लोग पहुंच गए डी चौक, वाज़े तौर पर उनको हिदायत नहीं दी गई कि आप वहां ना जाए, लेकिन उसके साथ ये कि खान साहब ने क्योंकि धरना जो है उसको मुलतवी कर दिया, लोगों को डिस्पर्स करने पे हुक्म दे दिया डिस्पर्स होने का, इसलिए तामील हो भी गई और तामील नहीं भी हुई। दिलचस्प सूरत हाल होगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बार बार जिक्र हम करना चाह रहे हैं फॉलो अप में, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारे वो दाऊद गजनवी साहब गए हुए हैं, आरिफ चौधरी साहब जो वो दरखास्त गुजार थे ओवरसीज के, और एक अरसे से इस मामले को उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट साल हो गया, बल्कि आपने उन्हें मुतारिफ करवाया था नुक्ता नजर में कोई 3-4 बरस पहले, वो ये लगे हुए हैं माशाल्लाह, बड़ी हक हासिल करना चाहते हैं। लेकिन आज दिलचस्प बात ये हुई कि जब जैसा ने रिमार्क्स अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी हमारे जाकिर नसीम साहब हैं और दूसरे दोस्त हैं, वो उनकी पुष्ट पे खड़े हैं, उन सब की तर्जुमानी ये करते हैं। आज दिलचस्प सूरत हाल तब हुई जब अतर मौलाना साहब ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया आरिफ चौधरी साहब से और उनके क्लाइंट से कि ये बताएं कि आप अमरीकियों की जो 90 लाख पाकिस्तानी उनके बारे में बात करें और अमेरिका से आपका ताल्लुक है, तो अमेरिका में कैसे वोट डाले जाते हैं, वहाँ का कोई तो कानून होगा, ये इस्तफसार किया। तो अमेरिका में सिर्फ पाकिस्तानी तो नहीं रहते ना, और भी बहुत से दाऊद गजनवी साहब चूंकि अमेरिका का रेफरेंस नहीं, इंडियन अमेरिकन हैं, रहते हैं, बांग्लादेशी अमेरिकन हैं, स्पेनिश अमेरिकन हैं, बिल्कुल होंगे, ये टर्किश अमेरिकन हैं, नुक्ता ये था कि जैपनीज अमेरिकन हैं, वो बात अर्बन अमेरिकन हैं। शामी साहब, अदालत ये पूछ रही थी कि अमेरिका में कैसे वोट डाले जाते हैं, वहाँ का कोई कानून होगा? उस पर वकील साहब ने कहा कि अमेरिकी कानून के बारे में मुझे इल्म नहीं, ये मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं। यानी जब वहाँ जो ओवरसीज हैं वो अपने अपने मुल्कों के इलेक्शन में वोट डालते हैं, अगर डालते हैं तो किस कानून के तहत डालते हैं? तो वो जो इस मुद्दे को लेकर गए हुए थे उन्होंने कहा मुझे इल्म नहीं। मैं ये नुक्ता हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि इससे ज्यादा दिलचस्प और फिक्र अंगेज नुक्ता कोई नहीं हो सकता। मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी साहब फरमाते थे ना कि शेख जो पहुंचे मैशर में तो आमाल नदारत, और जिस माल के ताजिर थे वही माल नदारत। लेकिन आज आरिफ चौधरी साहब जो हैं वो उनके वकील थे, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स बड़े अहम थे कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम नहीं किया गया, तरीक़ाकार को इदारों ने तय करना है, अदालत ने तय नहीं करना। पहले और मौजूदा कानून में ओवरसीज को बादी नज़र में उनके वोट के हक से महरूम नहीं किया। वोट का हक मौजूद है, इस्तेमाल कैसे करना है ये है प्रॉब्लम। असल में आपने अंगूर तो लटके हुए हैं, खोचा तो है सामने, तोड़ना कैसे है और उससे मुस्तफीद कैसे हो, और फिर उसको उसका क्या करना है आपने, कैसे आपने नोशेजान करना है, कशीद करना है या खाना है या जूस बनाना है वगैरह। असल मामला ये है
तो जोर जो है सारा तरीके कार पर है। तो हमें बहस हो रही है कि वोट का हक मिल नहीं ले, वोट का हक मौजूद है। आरिफ जो सब आ गए हैं, बात करना चाहेंगे अगर आप उनसे। आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, आपकी वकालत की तो अमेरिका में भी धूम है माशाल्लाह। तो आप बताइए आज फिर क्या हुआ कोर्ट में? कोर्ट में हम गए थे ये केस लेके, और अभी तक वो अब फ्राइडे को भी लगा हुआ केस। बुनियादी तौर पर तो 30 साल से ये मामला चल रहा है। 93 में पहली पिटीशन वो आई थी, 26 ऑफ 93, जिसमें गवर्नमेंट को हिदायत जारी की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप इनके लिए कानून बनाएं। तो ये उसके बाद फिर कुछ ना हुआ, तो फिर 2014 में एक जजमेंट आई जिसमें उन्होंने बाकायदा वाज़ेह तौर पर अहकाम जारी किए और तमाम जो मुतल्लिका फरीक थे उनको चुना भी और उनका मौका भी दिया। उसके बाद नहीं आरिफ साहब, दिया गया। आरिफ साहब हक तो मिल चुका है, सवाल ये है इसका इस्तेमाल कैसे होना है। अच्छा, आज अदालत में जज साहब को भी मैंने यही अर्ज की थी कि हमें मुकम्मल के बयान करते थे, और आपसे भी यही मैं अर्ज करता हूँ कि ये जो हक मिला है, प्रॉब्लम इस वक्त कहाँ है। असल बात ये हुई है कि 2017 का एक्ट जो है उसमें ये पहली दफा 94 जो थी आया सेक्शन, इस 94 के तहत ये कहा गया कि जो इलेक्शन कमीशन है वो पायलट प्रोजेक्ट में कंडक्ट पायलट प्रोजेक्ट, और वो पायलट प्रोजेक्ट जो है उसमें फीजिबिलिटी होगी, इसकी फाइनेंशियल फीजिबिलिटी, उसमें सीक्रेसी का पता करेगा, और उसमें मगर आरिफ साहब वो कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट हुआ, उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई कौमी असेंबली में, लेकिन उस रिपोर्ट पर कोई गौर नहीं किया गया। एक अरसे से पड़ी हुई और पीटीआई के दौर में ये रिपोर्ट गई थी। लेकिन एक बात ये बताएं मुझे आरिफ साहब, आप थोड़ा सा गाइड करें ये कि जो इंडियन अमेरिकन हैं, जो बांग्लादेशी अमेरिकन हैं, जो टर्किश अमेरिकन हैं, वो कैसे वोट डालते हैं अपने इलेक्शन में? जब मुझे सिर्फ एक लम्हे के लिए इजाजत दे दे तो मैं पहले इसको असल मसला क्या है वो मैं बयान करूँ। अभी तक ये असल मसला ना आज वहां बयान हो सका, और उनके दरमियान में वो आ गए थे। खुद पेटिशनर जो थे उन्हें बड़ा शौक है, अरसे से वो ये काम कर रहे हैं और जोश होकर वो सामने आ गए थे राइस पर, तो इसलिए कोर्ट ने फिर उनसे बात करना शुरू कर दी। मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो 94 का कानून था, 94 उस सेक्शन के तहत ये कह दिया गया था कि पायलट प्रोजेक्ट करें, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद जो आगे रिजल्ट था उस रिजल्ट के नतीजे में वोटिंग जो थी तो होनी थी, और फिर ये 2018 में जजमेंट आई जिसमें ये कहा गया, उसमें इलेक्शन कमीशन को भी बुलाया गया, उसमें नादरा को भी बुलाया गया, और तमाम तबका इदारे जो थे उनको बुला के फिर उन्हें पाबंद किया गया कि आई वोटिंग करवाई जाए। आई वोटिंग उन्होंने कहा कि सिक्योर है, फाइनेंशियली फीजेबल है, और इस सीक्रेसी भी मेंटेन की जा सकती है। आई वोटिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया कि इसके लिए अब उसी की रोशनी में पिछली गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट की वो ये की कि वो जो बेसिक लॉ था 94 उसमें उन्होंने अमेंडमेंट ये कर दी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के कहने के मुताबिक कि शैल कंडक्ट प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट, तो उन्होंने बे की जगह शैल का लफ्ज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था, तो इन्होंने ये कर दिया। ठीक, चलिए अब सवाल जब आगे जाएगी तो पता चलेगा। हाँ, फिर आपसे मजीद भी जाने की। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। असल में सारे तजर्बे तो हमने पाकिस्तानियों पर ही करने हैं ना। हाँ जी, हम ही खरगोश है ना। तजर्बा का जो तजर्बा का है। हाँ भाई आप सीधी बात है, जैसे इंडियंस इस्तेमाल करते हैं, बांग्लादेशी इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ मिलकर कोई मैकेनिज्म बना ले। एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर बाद में अगला मैकेनिज्म दरियाफ्त करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तहरीरी 14 सफ़ात पर मुश्तमिल, जब प्रोग्राम शुरू किया तब ये सामने आना शुरू हुआ तो कुछ मदरजात पढ़ लिए हैं, अगर कहते हैं खुलासा पेश कर देते हैं। एक तो जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी सरकार की जानिब से वो मुस्तरद की है। जस्टिस याह्या अफरीदी का इख्तलाफी नोट सामने आया जिनकी नज़र में तौहीन बनती है। याह्या अफरीदी के नज़दीक, जस्टिस याह्या अफरीदी के उनके नज़दीक तौहीन अदालत बनती है, वो कहते हैं मवाद काफ़ी है। ठीक, लेकिन बाकी जज साहबान ने जो अपने फैसले में सवालात उठाए हैं इस तौहीन अदालत की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए बड़े अहम हैं।
सवाल एक हफ्ते का वक्त दिया गया है आईजी पुलिस, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, DGIB और DGISI को। सवालात में पूछा गया है कि इमरान खान साहब ने पार्टी वर्कर्स को किस वक्त डी चौक जाने की हिदायत की, किस वक्त PTI कारकुनान डी चौक में लगी रुकावटों से आगे निकले, क्या डी चौक रेड जोन में दाखिल होने वाले हजूम की निगरानी कोई कर रहा था, क्या हुकूमत की जानिब से दी गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की गई, कितने मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल होने में कामयाब हुए। सवालात में मजीद ये पूछा गया कि रेड जोन की सिक्योरिटी के इंतजाम क्या थे उस वक्त, एग्जीक्यूटिव हुकाम की जानिब से सिक्योरिटी इंतजाम में क्या नरमी की गई, क्या सिक्योरिटी बैरियर्स को तोड़ा गया, क्या मुजाहिरीन या पार्टी वर्कर्स G9 और H9 ग्राउंड में गए। अब अदालत ने जो तय किया था इन दो मकामात का कि यहाँ 10 बजे कमिश्नर के ऑफिस में जाएं फरीक़ैन और तय करें इन दोनों में से किस मुकाम पे बैठना है, तो ये सवाल का जवाब तो फिर ना में आएगा, क्योंकि ना G9 में सवालों के जवाब आएंगे तो फिर दोबारा इस पर कोई और होगा। और फिर ये सवाल पूछा कि आखिर में किस सबूतों का जायज़ा लेकर फैसला किया जाएगा कि अदालती हुक्म की अदम उदूली हुई या नहीं, क्या हुकूमत को दी गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की गई। सवाल बड़े अहम और दिलचस्प। जो हुक्म अदूली है ना अदालत की, उसकी तो एक जर्रा बराबर गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का सबसे बड़ा अदारा, आखिरी अदारा है। उसका हुक्म जो है मार्शल लॉ के दौरान भी उसने कहा इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन हुए, यानी 3 साल में होंगे, 2 साल में होंगे। लेकिन ये सवाल बड़े अहम है, ये सवाल अहम है और इनके जवाब, और ये सियासी जमातें जो हैं जो बार बार दस्तक देती हैं जाके सुप्रीम कोर्ट, उनको इसे मजाक नहीं समझना चाहिए। अदालती फैसले जो हैं अगर उनको मजाक समझेंगे आप तो खुद मजाक बन के रह जाएंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा एक बात अब सुने, आगे बढ़ रहे जी। ये ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी है रहीम यार खान, ये जब बनी थी कुछ चंद साल पहले तो इसके 8000 तालिब इल्म जो थे, ख्याल था कि यहाँ ज़ेर तालीम होंगे। ठीक, फिर अब 17,000 तालिब इल्म वहाँ पढ़ रहे हैं, यानी डबल होगी तादाद। और उसके जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर सुलेमान, माशाल्लाह बड़े सलीके के आदमी। हुआ क्या वहाँ पे है? उधर कोई ज़मीन का मसला? अब उन्होंने ज़मीन एक्वायर करनी है और ठीक, और हुकूमत ने यानी फंड्स जो है एलोकेट कर दिए हैं। ठीक, अब वो जो ज़मीन लेनी है ना, वो बहावलपुर की जो डिवीज़न की इंतज़ामिया उसकी जिम्मेदारी है, कमिश्नर बहावलपुर की और डिप्टी कमिश्नर जो हैं आपके रहीम यार खान के, वो एक्सपीडाइट करें। तो राजा जहांगीर साहब जो हैं हमारे वजीर क्या सेक्रेटरी इत्तलात जो थे, वो अब कमिश्नर बहावलपुर हो चुके हैं माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। तो तवक्को की जानी चाहिए कि वो सुनेंगे कि जल्द अज जल्द ज़मीन एक्वायर करके यूनिवर्सिटी को, उनकी शोहरत तो बड़ी इल्म दोस्त शख्सियत पेश करें। उम्मीद है कि वो अपनी इल्म दोस्ती का सबूत दें, इन दोस्ती का सबूत दें, दर्दमंदी का सबूत दें, और काम, क्योंकि वो काम करने के आदी हैं तो काम करके दिखाएं। सर, बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात को हमने कवर किया था बिलखुसूस जब हुए भी, अब कुछ हक़ाइक़ सामने रखने हैं और उस पर आपके लिए सवाल रखा है मैंने जो आपका तज्ज़िया चाहिए। एक तो बात यह कि 32 अजला में ये हुए 9 साल बाद ताख़ीर के बाद, फिर इसमें 17,789 रिकॉर्ड कैंडिडेट्स हैं वो मंजर आम पर आए, और इतनी बड़ी तादाद में कैंडिडेट्स में सबसे ज़्यादा जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार थे नंबर 1। इसके बाद ये समझ आई कि जो जमहूरी रिवायात हैं और सिस्टम है उस पर कुछ यकीन बहाल हुआ, लेकिन जो रिवायती सियासी जमातें हैं, रिवायती वडेरा शाही है, उस पर एतमाद नहीं, लिहाजा लोग आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब गए। सबसे अहम इसमें नुक्ता मौलाना हिदायतुर रहमान और गवादर में हक दो तहरीक की बड़े पैमाने पर कामयाबी है, और यही नहीं बल्कि 132 से ज़ायद ख़वातीन वो जनरल नशिस्तों पर उन्होंने कंटेस्ट किया, बजाय इसके कि मखसूस नशिस्तों का सहारा किया जाए। ये बलूचिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी तादाद में इतनी बड़ी ख़वातीन सामने है जिन्होंने जनरल सीटों पर कंटेस्ट किया, कामयाबी कुछ लोग वहाँ पर हुए। तो इस सब को देखते हुए और मौलाना हिदायतुर रहमान की कामयाबी को देखते हुए मेरा सवाल आपसे ये कि जो बलूचिस्तान में सियासी चेयर, म्यूज़िकल चेयर लगी रहती है, कभी तहरीक अदम एतमाद, कभी बाप बनता है, कभी माँ बनती है, तो ये बल्दियाती इंतखाबात की कामयाबी, आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी, हिदायतुर रहमान साहब का फार्मूला, क्या बलूचिस्तान में सियासी इस्तेहकाम इसके बाद अब मुमकिन होगा? नहीं, ये सियासी इस्तेहकाम जो है, आप देखिए अगर मुकामी सतह पर लोगों को इख्तियार मिलेगा वो अपने मसाइल हल करने में लगेंगे। अब ये तो नहीं ना कि सूबाई असम्बली के जो अरकान हैं बस वो हों, पूरा सूबा उनके रहमो करम पर हो,
या कौमी असम्बली के अरकान, चंद अरकान है बलोचिस्तान के कौमी 14-16 हैं। तो अगर आप वो मुकामी भी सतह क्वेटा इस्लामाबाद पाए जाते हैं। मुकामी सतह पे लोगों को इख्तियार नहीं देंगे, अपने मसाइल हल नहीं करेंगे, जमहूरियत किस तरह मुस्तहकम होगी? बलोचिस्तान के लिए भी ज़रूरी है, ये पंजाब के लिए भी ज़रूरी है, ये सिंध के लिए भी ज़रूरी है, ये KPK के लिए भी ज़रूरी है। तो खुदा के लिए ये तो यहाँ तो एक नक्श यानी मंजर बदल गया है बलूचिस्तान का। इतने यानी सुकून के साथ, अमन के साथ इलेक्शन हुए हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया है और ख्वातीन आगे आई हैं, तारीफ के मुस्तहिक है। और जो लोग देखिए ये काम आप अपना घर ठीक करें, मोहल्ला ठीक करें, शहर ठीक करें तो मुल्क भी ठीक हो जाएगा, सूबा भी ठीक हो जाएगा। गवादर से तहरीक का आगाज हुआ तो है, बड़ी अच्छी बात। उसमें असातिज़े हैं, आम काम करने वाली ख़वातीन हैं, यानी लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला तबका है जो बड़ी तादाद में कामयाब हुआ है वहाँ पर, और ये रिस्टोर किया उन्होंने कॉन्फिडेंस को वहाँ पे। जब अंग्रेज़ आए हैं बर्र सग़ीर में, 1857 की जंग आज़ादी हुई, उसके बाद बाकायदा मलका की हुकूमत कायम हुई। चंद साल के बाद उन्होंने लोकल बॉडीज के अदारे कायम कर दिए, उन्होंने कर दिए थे, उन्होंने हम नहीं फंक्शन, हम अभी तक हम इसमें चक्कर में पड़े हुए हैं। करना कौन सी जमहूरियत है? अभी तक हम ये भी नहीं तय कर सके कि कौन सा निज़ाम किस सूबे को चाहिए होगा। चाहिए कोई, मैं तो समझता एक वफाकी कानून चाहिए इसके लिए। तो कोई हमें खुदा खौफी करनी चाहिए हमारे सियासतदानों को भी, जिसके हाथ में जो चीज़ आ जाती है ना, बस कहता है उसको मैंने छोड़ना नहीं है। एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ आया चाहती है। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ। चाहते हैं आपसे मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।